बिहार एसआई का ये मॉक टेस्ट 5 नंबर है। 3 बार बिहार दरबार निकालने का अनुभव रहा है हमको, इसलिए आप लोग जुड़िए। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। रोजाना 2 बजे से ही लाइव रहेंगे, 2 बजे से लाइव रहेंगे। चलिए देखते हैं। एक प्रश्न है पिछले चौथा सेट में हम दिए थे, वह काफी आसान रहता है सेट कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। ये वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। उत्तर आपका ए हो जाएगा। जो लोग भी जवाब दिए अच्छा लगा। उसके बाद कल के लिए मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए आज का प्रश्न है, या बिहार का राजकीय पशु कौन है, गाय बैल भैंस घोड़ा, तो ये भी आप जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं, या मेरा थंबनेल है ऑफलाइन क्लास का, उसे भी देख लें जिसको जरूरत हो। तो पहला प्रश्न है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। यह वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। आपको बता दें भारत की सबसे लंबी झील है ये। एक बात और बता दें, केरल में जो भी खारे पानी का झील है उसे कयाल कहा जाता है। तो केरल में खारे पानी की झील को कयाल कहते हैं, तो केरल में स्थित है। केरल में पेरियार झील है, केरल में ही मिलेगा आपको सब कुछ। उड़ीसा में चिल्का झील मिलेगा, जो सबसे बड़ा लेगून है भारत का। भारत में जो भी खारा पानी का झील है उसे लेगून कहते हैं, लेकिन केरल में जो लेगून है उसे कयाल कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वनों की ताजा स्थिति रिपोर्ट जारी करने वाला कौन संस्थान है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून नहीं भाई, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। यह सही होगा। भारतीय अनुसंधान संस्थान नहीं, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर, वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। यह उत्तराखंड राज्य में है। याद रखिएगा। 2 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर है बाबू, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट पे क्या होगा? अगर किसी मनुष्य का या कोई वस्तु का ही मान लीजिए 60 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तुलना करते हैं हम लोग। C/5 है बराबर F-32/9। ये फॉर्मूला होता है। तो C की जगह कितना है बाबू? 60। तो 60 बचा 5 हो जाएगा 12 ना हो, तो 12 बराबर कितना हो गया? F-32/9 8 होता से 108 बराबर F-32। काफी लंबा कर दिए कैलकुलेशन, इतना आप लोग नहीं कीजिएगा। क्या करना? मन कर देना। -32 से इधर प्लस जाएगा, 32 8 40 हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तीसरा का ए नंबर। नेक्स्ट नंबर है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, वाहनों की गति मापती है, देवयानी तस्वीर लेती है, या फिर जलवाष्प की मात्रा ज्ञात करती है। तो आपको बता दें साइक्लोट्रॉन है ना जी, साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों की ऊर्जा प्रदान करती है, आवेशित कणों में ऊर्जा प्रदान करती है। कौन सा? साइक्लोट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चीर शासक कौन था जिसने कनकी, क्या नाम है? कनकी पितनी जिसे कहते हैं, के मंदिर का निर्माण कराया था? तो एलारा ने, या करिकाले ने, या फिर सेनगुट्टवन ने, या फिर नेदुल जेरल आदन ने। तो क्या हो जाएगा उत्तर? सेनगुट्टवन हो जाएगा। सेनगुट्टवन ने कनकी मंदिर का निर्माण करवाया था। 5वां का सी हो जाएगा। इसका एक कहानी है, कहानी पूरा है, कभी बताएंगे कहानी आप लोग को, गूगल पे मिल जाएगा, देखिएगा कहानी, जबरदस्त कहानी है। हो जाएगा सती कैसे होती है राज दरबार में। नेक्स्ट है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। हर्ष शासनकाल में हर्षवर्धन जो शासक बना था, इसी के दरबार में ह्वेनसांग भी आएगा। तो ये सर धार्मिक सम्मेलन कहाँ करवाया था? कन्नौज और प्रयाग में। आ गया तो उत्तर ए नंबर ही हो जाएगा। कन्नौज में भी करवाया था और प्रयाग में भी करवाया था। किसने सर? हर्षवर्धन ने। आपको बता दें चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के ही दरबार में आया था। 6ठा का हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट नंबर है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होती है लोहे का चूर्ण, प्लेटिनम चूर्ण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या फिर निकेल धातु। किसमें सर? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में क्या होता है सर? प्रयुक्त प्लेटिनम चूर्ण प्रयुक्त होता है। 7वां का हो जाएगा उत्तर बी नंबर। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पे जो जंग लगता है कैसे सर? वायुमंडल की उपस्थिति में ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। समझे? इसको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए लोहा पे क्या करेंगे? जिंक का परत चढ़ा देंगे, जिसे कहते हैं जस्तीकरण, जिसे गैल्वेनाइज कहेंगे आप इंग्लिश में। नेक्स्ट नंबर है 9 नंबर, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना मतलब निलंबित कर देते कि हम भारत में शामिल नहीं हो गए। ये आजादी के समय का कालखंड है। आजादी के समय भारत और पाकिस्तान के साथ साथ आपको बता दें कभी करीब 562, हम तो कहेंगे कि 600 का लगभग 600 शासक अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। कुछ सामने गया, कुछ नहीं गया था। 562 लगभग कर दिया। लगभग हम बोल रहे हैं
तो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, लेकिन सरदार पटेल की नीति के चलते बहुत लोग शामिल हो गया, बहुत लोग, सभी लोग शामिल हो गया, बस 3 लोग शामिल नहीं हुआ, 4 लोग ऐसे, भोपाल भी शामिल नहीं हुआ था, भोपाल को भी बाद में मिलाया गया था। तो इसमें 3 ऑप्शन है, तो ये तीनों में से कौन शामिल नहीं हुआ था? जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, भाई बी नंबर हो जाएगा, नमका बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, समझे, हो जाएगा क्या बी नंबर। के अन्य राजवाड़ों में के भारत में विलय के बाद भी जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर नहीं शामिल हुआ था, नहीं शामिल हुआ था इसमें, समझे। आगे बढ़ते हैं, ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है मास्टर? तो आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में जब सैनिक विधि लागू हो, सर तीनों कंडीशन में हो सकता है, तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 10 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। 11 नंबर चलते हैं, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। कौन व्यक्ति आसीन हुए थे सर? तो आपको बता दें, राजीव गांधी आसीन हुए थे सबसे कम उम्र में। कब सर? कितना उम्र में? 40 साल की उम्र में। अपनी माता इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद गद्दी पे, अपना उम्र 40 साल इनका था, माता इंदिरा गांधी का मौत हुआ, तो राजीव गांधी गद्दी पे बैठे, प्रधानमंत्री बने। फिर 1991 में इनका मौत भी हो जाएगा तेलंगाना, वर्तमान में तेलंगाना में ही इसे शहीद कर दिया गया था। 11 का ये नंबर हो जाएगा। 12 नंबर है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रतिवेदन की समीक्षा करती है? तो वह कौन सी समिति है भाई? संसद की। तो सार्वजनिक संस्थान समिति, प्राक्कलन समिति, ये तो आप इन करेगा सर, सामान्य देश समिति या फिर लोक लेखा समिति। आपका उत्तर क्या हो जाएगा मास्टर? लोक लेखा समिति। या जो लोक लेखा समिति है सर, लोक लेखा समिति ही क्या करती है सर? महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करती है। 12 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, रूट नहीं है सर? आलू। आ तो गया उत्तर, आलू जड़ नहीं है सर, तना है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ये नंबर, गाजर, जबकि आपका जड़ है, शकरकंद भी जड़ है, मूली भी जड़ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये नंबर, आलू। आलू तना है बाबू, आलू तना है। नेक्स्ट नंबर है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? किस सिद्धांत, किस धन का निष्कासन सिद्धांत जो दिया था, किस पुस्तक में? तो आपको बता दें, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, नहीं भाई, पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें कब छपाया था सर? 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में प्रकाशन में आएगा पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी ने कि धन का पलायन हो रहा है, क्योंकि कोई भी धन लेके अंग्रेज नहीं आता है, अंग्रेज 1 रुपया भी लेके नहीं आता है। यहीं के रुपया से यहीं का सामान खरीद के, यहीं के लोगों को बेच के, यहाँ से पैसा लेके अंग्रेज लेके जा रहा है। मतलब धन का टोटल निष्कासन हो रहा है भारत से, धन का निष्कासन। देखिए, आपके यहाँ जाएंगे, हम अपना इन्वेस्ट करेंगे, आपका प्रोडक्ट खरीद के आपको बेचेंगे और हम अपना मुनाफा लेंगे, तो धन का निष्कासन नहीं हो रहा है, क्योंकि पूंजी हम इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन अगर हम जाएंगे, आप ही से टैक्स वसूलेंगे और टैक्स वसूल के और वही टैक्स से आपका सामान खरीद के अच्छा प्रोडक्ट बना के आप ही को बेच देंगे, उसके बाद जो फायदा होगा हम लेते आएंगे। तो बताइए, नया सामान खरीदाया, हम जो खरीदे कच्चा माल, वो कच्चा माल आपके टैक्स से खरीदे, और जो मुनाफा लेके चले गए हैं वो इन्वेस्ट अगर कर देते हैं आप ही के यहाँ, तो निष्कासन कहाँ होता? अगर वो पैसा ब्रिटिश लेके लंदन लेके नहीं जाता, फिर तो यहीं पे हो जाता। लेकिन क्या हो रहा है? पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, धन का पलायन हो रहा है। उत्तर हो जाएगा क्या? बी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 15 नंबर क्या कहता है मास्टर? पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया? एक्चुअली पारादीप बंदरगाह है कहाँ सर? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है पारादीप बंदरगाह। यहाँ पे सर उड़ीसा बंदरगाह, थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं, यहाँ पे सर, यहाँ पे है। तो उड़ीसा बंदरगाह का विकास क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये जो दीघा बंदरगाह, जिसे कलकत्ता पोर्ट कहते हैं, कलकत्ता दीघा मिल के ही, कलकत्ता एक्चुअली हुगली नदी के सहारे, हुगली नदी पे है, समुद्र किनारे नहीं है। तो कलकत्ता पोर्ट और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, तो इन दोनों पोतों का भार को कम करने के लिए उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह का विकास किया जा रहा है जबरदस्त लेवल पे, ताकि क्या हो भार कम हो सर, यहाँ पे ट्रैफिक जाम कम लगे, इसलिए इसका भी विकास किया जा रहा है और विकास जबरदस्त लेवल पे हो भी चुका है। समझे? तो क्या हो जाएगा? कलकत्ता और विशाखापत्तनम 15 का ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चेन्नई बंदरगाह भी आपको मिलेगा, तमिलनाडु में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी सर? लुई पास्टर ने, ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, या फिर आपका टोरेसी ने? तो बताइए, जीवाणु का खोज किसने किया भाई? तो जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा बाबू, 16 का बी नंबर हो जाएगा। कब किया था सर? कब किया था? तो बता देते हैं, जीवाणु का खोज
लिवन अपने 1676, हाँ 1676 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। 16 का बी नंबर। 17 नंबर है उत्परिवर्तन का सिद्धांत के जन्मदाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया सर? मेंडल, अरस्तु, वांगो डिब्रीज या फिर डार्विन ने? तो आपको बता दें वांगो डिब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है सर। कब दिया है सर? 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में आपको बता दें, थोड़ा देर पहले बताया क्या, 1901 ईस्वी में ही अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसी समय उत्परिवर्तन का सिद्धांत भी वांगो डिब्रीज के द्वारा दिया गया। तो आप कोरिलेट करके आप पढ़िएगा, चीजें बेहतर से बेहतर होते चला जाएगा और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। एग्जाम करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है सर? तो देखिए वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है। ओजोन छिद्र क्या है सर? समताप मंडल में ऑक्सीजन 3 का ऑक्सीजन ओजोन का एक पेटी है जो सूर्य की बैगनी किरण को अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पे आने से रोकती है। यह सर देखिए उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में ओजोन का लेयर पतला हुआ है, लेकिन ओजोन छिद्र का पता दक्षिणी ध्रुव पे लगाया गया है। और दक्षिणी ध्रुव का नाम क्या है सर? अंटार्कटिका की आर्कटिका। अंटार्कटिका तो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है। 18 का 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है। ये जो कैंसर का अध्ययन कहलाता है क्या सर? न्यूरोलॉजी नहीं सर, मस्तिष्क हो जाएगा। ऑर्गेनोलॉजी, ओकोलॉजी हो जाएगा। कैंसर का अध्ययन जिसे कर्क रोग कहते हैं, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 20 नंबर क्या है सर? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है सर मुसलमान, कुषाण, सिथियंस या फिर मुगल? तो आपको पता है सर मुसलमानों ने, किसने सर? बख्तियार खिलजी ने क्या किया था सर? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का अंत किया था, ध्वस्त कर दिया था सर। क्या होता है कि 6 महीना लगभग धू करके जलते रहा था। 1916 मुसलमान 1202 ईस्वी में, कब सर? 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। जबकि आपको बता दें 1203 ईस्वी जाएंगे ना, तो 1203 ईस्वी एक साल बाद आगे बढ़ के विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त कर दिया। किसने सर? बख्तियार खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान पे जो निकला ना, उस सेनापति का नाम था मलिक कफूर। और बिहार की तरफ जो निकला, पूर्वी भारत की तरफ बिहार, आप कहेंगे पश्चिम बंगाल तक जाएगा, उसमें लक्ष्मण सेन शासन कर रहा था भारत में, बंगाल में। तो आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने अभियान पे निकला था 1203 ईस्वी में विक्रमशिला, 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था सर? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने करवाया था। 20 का हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट नंबर है दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण की थी। दक्षिण भारत पर जब अभियान करेगा सर, तो दक्षिण भारत पर अभियान करने के बाद विजय जब होगा तो उसने हजरत ए आला का उपाधि धारण किया था। उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का ए हो जाएगा उत्तर। लेकिन आपको बता दें ये जो शेर खां का भी उपाधि इसको मिला है वो दिया है दक्षिण भारत के अभियान के इस समय बहार खान लोहानी एक था, उन्होंने ही शेर खां का उपाधि दिया था। बताया है बचपन में ही इन्होंने शेर को मार दिया था। तो ये सब कहावत है, कहानी है, इसमें क्या सच्चाई है उसका मूल्यांकन हम लोग को नहीं करना है। 21 का ए नंबर उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर है बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? आपको बता दें 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होगा सर। पानीपत का प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग करेगा। बहुत बच्चा को इसमें भी डाउट होगा, तुगलमा युद्ध नीति क्या है सर? तुगलमा युद्ध नीति क्या है सर? मुख्य राजा आएगा, इधर से सेना, समझे? इधर से 2 योद्धा, इधर से जैसे बाबर आ रहा है, इधर से इब्राहिम लोदी है मान लीजिए, तो बाबर इधर से आया। तुगलमा नीति में क्या कहता है? इसका जो बाबर का सेना होगा दोनों तरफ से लाइन में लग जाएगा और आके पीछे से आक्रमण करेगा। यही है तुगलमा युद्ध नीति। राजा आएगा सामने से, सबको लगेगा, ये आके पीछे से टूट पड़ता है सेना पे। कितना भी बड़ा सेना हो, ये सेना दोनों तरफ से आक्रमण करके बगल से आक्रमण कर देता है और दबा देता है मान लीजिए। यही तुगलमा युद्ध नीति है। जिसको समझ में नहीं आया होगा, मतलब जिसको समझ में नहीं आता था आज समझ में आ गया होगा। ढंग से बगल से लाइन लग के पीछे से जाएगा, वार करेगा, मतलब आगे से भी मुख्य से ये जो राजा कर दिया आक्रमण, अब बगल से सेना, यही तुगलमा युद्ध नीति है। आगे चलिए, इतना ही प्रश्न था दीपनेत्र दविचल। आपको फिर से बता दें, आप 72 56 92 92 11 76 77 51 39 70 इससे कांटेक्ट करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं व्हाट्सएप, और या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो या किसी भी चीज में दिक्कत हो तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम आपसे बात कर लेगा, हम भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहता है रक्तदान महादान है, तो रक्तदान किया कीजिए। रक्तदान बहुत जरूरी है, रक्तदान कीजिए। इंस्टा और फेसबुक का भी मेरा इंस्टा और फेसबुक को भी क्या कीजिए, फॉलो कीजिए।
आईडी है दिव्यनेत्र द विजन। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना है। चलिए मिलते हैं कल इसी उत्साह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।